हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ बेसिक चीजें केवल आपको आज केमिस्ट्री में बताई जाएंगी। डिटेल में चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें जो हैं आपको आज बताई जाएंगी कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री थी आपकी जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में आपको कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ सेकंड में, ठीक है। सेकंड में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, इसमें आपके पास में और रेडॉक्स रिएक्शन से सेकंड में हाइड्रोजन होंगे आपके पास में, और ये क्या कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब उसमें है। इसमें भी आपको पढ़ना है, इस ब्लॉक की भी आपको पार्ट 2 में ही पढ़ना है केमिस्ट्री के। और इसमें आपको जैसे एक चैप्टर आपको ये पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको बताए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आज जाननी है, समझनी है, ठीक है। कुछ नोट डाउन करने वाली भी चीजें होंगी जिनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप कॉपी कलम अपने पास, जब कोई भी लेक्चर देखने बैठा करें तो आप कॉपी कलम अपने पास में लेकर के बैठा करें, क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको तुरंत ही आपको वहां पर नोट डाउन कर लेना होता है, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में कुछ चीजें बताएंगे हम कि उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है केमिस्ट्री के, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीजें हैं जो इसके अंदर आपको पढ़ने होंगे, ठीक। उससे पहले इसके अंदर एक टॉपिक है सॉल्यूशन से रिलेटेड। आपके इंटर में भी सॉल्यूशन से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें आपको कुछ चीजें निकालनी होंगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का आपको निकालना होगा। तो वही सबसे न्यूमेरिकल पार्ट है, इस वजह से उसको आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी की छोटी चीजें जो है कल से डिस्कस करते हैं। तो आज बेसिक चीजें केवल केमिस्ट्री में डिस्कस होंगी, ठीक है। आगे का फुल चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक। तो सब बेसिक कंसेप्ट्स में आपको सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट है, तो सॉल्यूशन के पार्ट्स में आपको समझना है। इसको हम आसान भाषा में अगर कहें तो मोल कंसेप्ट कहते हैं। तो आपको मोल कंसेप्ट से पहले समझने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट, इतना समझ लीजिएगा। आगे कंपटीशन में चाहे वो जिस भी प्रकार का कंपटीशन हो, उसमें मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट अगर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं आया तो आप आगे इंटर में सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ेंगे या कोई और चैप्टर आप उसमें पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर दिक्कत क्रिएट करेगा। इस वजह से आपको मोल कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो मोल कंसेप्ट हम पहले आपको समझाते हैं, और मोल कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं उस चीज को समझाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के सबसे पहला चैप्टर है, डाल दीजिएगा आप लोग अपने अपने कॉपीज पर। इसके अंदर हमको मोल कंसेप्ट पढ़ने हैं। मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम आपको सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी में इसको विलयन कहा जाता है, विलयन। तो इस सॉल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी हमको देते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना है। 3 तरह के सॉल्यूशन बेसिकली होते हैं। कौन कौन से, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास जो होते हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और तीसरा जो होता है हमारे पास वो हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक। 3 तरह के सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा आपके पास में हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन अगर हैं तो इनका मतलब क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, कौन हेट्रोजीनियस है, कौन कोलॉइडल है। तो इनके पार्टिकल साइज पर इनका सॉल्यूशन डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज कैसे है। और पार्टिकल साइज जो हम लिखने जा रहे हैं वो डायमीटर के बेसिस पे होंगे, मतलब हम अकॉर्डिंग टू डायमीटर लिखेंगे। अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, जिनके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, होमोजीनियस के अंदर आते हैं। जिनके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। जिनके पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं, वो किसमें आते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक। अब होमोजीनियस, कोलॉइडल और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं और फिर होते क्या है। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है एक समान, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन जहां पर, इसको जानने से पहले 2 चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट। ठीक, तो जहां पर अभी बताते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है, आप यहां से इसी से डिफिनेशन इसकी बनाएंगे। जहां पर सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल में पूरी तरीके से घुल जाएं, ठीक है, एक बार अगर घुल जाएं तो उनको दोबारा से अलग ना किया जा सके आसानी से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाते हैं। जहां पर सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल में पूरी तरीके से यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब इसमें जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्मली मतलब पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अब जैसे इसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, शरबत, ठीक, लिक्विड पानी, सॉलिड शक्कर, दोनों को आपस में मिलाया, शरबत बना दिया। शरबत बनाने के बाद क्या शक्कर को पानी से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, आसानी से नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा गर्म करोगे उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पानी जो उसके बाद जो वेपर होगा वेपर फॉर्म में निकल जाएगी बाहर, तभी आप निकाल नहीं सकते उसको आसानी से। तो इसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक, जो एक तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा देखने में तो ये जो होमोजीनियस लगते हैं, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये होमोजीनियस से मिक्स हो गए हैं बिल्कुल सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल, लेकिन नेचर इनका हेटेरोजीनियस की तरह होता है, ठीक है, मतलब इसको अलग किया जा सकता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं, जो कि देखने में कैसे लगते हैं, होमोजीनियस की तरह, लेकिन होता कैसा, एक्ट कैसे करते हैं, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जैसे दूध, ठीक है, दूध में देखो नींबू निचोड़ दो फट जाता है, ठीक, तो पानी अलग, और जो उसका मलाई होती है, जो भी छेना कहते हैं जिसको, वो अलग हो जाता है पूरा, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आता है, ठीक। उसके बाद आता है हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन में ये होते हैं कि जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक बार मिक्स करने पे मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर रख जाने के बाद ये पुनः अपनी अपनी पोजीशन में वापस चले जाते हैं, मतलब इनको अलग किया जा सकता है, इट कैन बी सेपरेट, ठीक है, इनको अलग किया जा सकता है। जैसे कि पानी लिया और पानी के अंदर बालू को क्या किया, घोल दिया, ठीक है, पानी में बालू को घोल दिया, बालू घुल गई, थोड़े समय के लिए बालू घुल गई, उसके बाद हमने पानी को रख दिया थोड़ी देर के लिए शांत को, उसमें बाद में देखोगे क्या, बालू नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर, मतलब पानी और बालू दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। इस तरह के सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक। इन तीनों सॉल्यूशन की डिटेल में जानकारी आप इंटर में पढ़ेंगे, अभी आपको बेसिक मोल कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो ये है होमोजीनियस, कोलॉइडल सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब जिनके पार्टिकल साइज डायमीटर में 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल थोड़ी देर के लिए मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये थी हमारे पास सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात ना करें, तो हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी शरबत जब बनाने की बात करें थे, तो पानी और चीनी, तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है चीनी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब पानी को तो ज्यादा ही होगा, अब चीनी ज्यादा कर दो पानी कम कर दो, समझते हो क्या हो जाएगा, है ना। तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है और चीनी की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट मानते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम क्या मानते हैं, सॉल्यूट मानते हैं। अपनी जानकारी के लिए, ये कहीं लिखा नहीं है, ना कोई डिफिनीशन है, ठीक है, ये हम अपनी एक ट्रिक समझ लीजिए, समझने के लिए, कभी भी क्वेश्चन में आए तो हम कैसे समझेंगे कौन सॉल्वेंट सॉल्यूट है, ये कोई डिफिनीशन ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। हम कोई तरफ से मान लेते हैं कि जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट, ठीक। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, मान लीजिए 50% आपके पास में चीनी है, 50% ही पानी हो, तो किसको सॉल्यूट किसको सॉल्वेंट मानोगे, तो ये डिफिनेशन गलत हो जाती है। लेकिन हम अपने जानकारी के लिए इसको इसी तरह से कहते हैं। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट आखिर होते क्या है, देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे देखिए जब पानी, तो पानी की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जब हम उसमें चीनी को मिलाते हैं तो वो पानी को मीठा कर देती है, ठीक है। तो जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, किसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, पानी की, तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल रही है वो सॉल्वेंट, और बदल कौन रहा है, चीनी, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। तो ये होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। जो क्वांटिटी, जिसकी फिजिकल केमिकल क्वांटिटी जो बदलता है वो सॉल्यूट, और जो अपनी क्वांटिटी को बदलने में मदद करता है वो क्या कहलाती है, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे चीनी सॉल्यूट
और पानी सॉल्वेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सोल्यूशन केवल लिक्विड का ही होगा, सोल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है और सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। समझते हैं तरीके से, ये लिख लिया था ना, इसको लिख लेना। अब देखिए कि सोल्यूट कुछ भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई किसी भी फेज में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो वही हो। लिक्विड मतलब सोल्यूशन किसी का भी कर सकता है। अगर हम पहले बात करते हैं सॉलिड का, तो अगर मान लेते हैं सोल्यूट सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में भी मिल सकता है। मान लीजिए सोल्यूट सॉलिड है और ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ये सॉलिड है तो ये गैस भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। या मान लेते हैं ये हमारे पास लिक्विड है तो ये हमारे पास सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड ही है और ये क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ये लिक्विड है तो ये क्या हो सकता है, गैस भी हो सकती है। इस तरह से कोई भी सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन किसी का भी किसी तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो केवल लिक्विड का भी होगा, वो लिक्विड सॉलिड का भी हो सकता है, वो सॉलिड गैस का भी हो सकता है और वो गैस लिक्विड का भी हो सकता है, किसी का भी सोल्यूशन हो सकता है। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड की बात करते थे तो अभी शरबत की ही बात कर रहे थे, ठीक है, या नमक की बात कर ले, नमक पानी में नमक मिला दो तो पानी लिक्विड और नमक क्या है, सॉलिड, तो वो फिर सॉलिड लिक्विड वाला सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सॉलिड की बात कर लेते हैं, जैसे सोना होता है, सोने के अंदर कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड गैस का हो जाएगा, सॉलिड गैस का, ठीक है, सॉलिड गैस के लिए हमारे पास सोल्यूशन हो जाएंगे। बहुत सारे सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन किसी का भी किसी तरीके से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। लिक्विड सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का, जैसे अल्कोहल में सोडा मिलाते हो, सोडा वाटर, तो लिक्विड का सोल्यूशन हो गया। लिक्विड गैस का भी हो जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक आपके पास में आती है उसके अंदर CO2 गैस क्या करी जाती है, हाई प्रेशर पे फिल करी जाती है, वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, लिक्विड गैस का हो जाएगा। तो सोल्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो लिक्विड का ही सोल्यूशन हो। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की, कि कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का किन किन तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तो बेसिक चीजें थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। एक आपके पास में होता है क्वालिटेटिव और एक आपके पास में होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके से हम इसको कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में अंतर क्या होता है, हम आपके सामने ला करके शरबत रख दें, ठीक है, शरबत का एग्जांपल ले लेते हैं, गर्मी चल रही है इस समय, ठीक है, शरबत कहीं हो जाता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अगर हम आपके सामने ला करके शरबत रख दें और कहें कि बताइए क्या इसमें कितनी शक्कर मिली होगी और कितना पानी मिला होगा, कोई बता सकता है? इतनी आसानी से नहीं बता सकता, ठीक। या किसी की कोई भी है, मान लेते हैं किसी की शक्ल देख करके नहीं बताया जा सकता कि वो आदमी कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, मतलब किसी की क्वालिटी देख करके आप उसकी क्वांटिटी की बात नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव मेथड से हम इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्यूरेट निकाल नहीं पाएंगे। इस वजह से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे, मतलब हमको उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना ही होगा, तभी हम उसका कॉन्सेंट्रेशन पा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव मेथड कई तरीके से होते हैं, ठीक है। दो तरीके से सोल्यूशन डिपेंड करता है, कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनको समझते हैं। अब कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हम आप, ठीक है, यहाँ पर बैठे नॉर्मल, ठीक है, धूप में गए, हमारा अपना कुछ वजन है, ठीक है, 40 किलो 45 किलो 40 किलो 45 किलो कुछ भी अपना वजन है, ठीक है। वही वजन अगर हम जाकर के किसी एसी रूम में बैठ जाए तो क्या हमारा वजन कम हो जाएगा? नहीं। मतलब कहने का ये है कि हम जहाँ इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस समय हमारा वजन 40 किलो है, अगर एसी रूम में जाएंगे वहां पर भी वजन हमारा कितना रहेगा, 40 किलो ही रहेगा। मतलब मास पे कोई इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं पड़ता है। तो मास से रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज होंगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब वहां पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे वॉल्यूम है, कोई बोतल है, ठीक है, बोतल के अंदर कोई कार को देखा है ना, कॉर्क वो फंस गई, ठीक है, तो अगर वो कॉर्क फंस गई और अगर हम
उसको थोड़ा सा निकल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हीट दे देते हैं, टेम्परेचर, जिससे वो ढीला पड़ जाता है और कॉर्क क्या हो जाती है, निकल जाती है। मतलब कहने का ये है कि उसका कॉर्क कैसे निकल गई, वॉल्यूम ही तो बढ़ा तभी तो निकल गई। या मान लीजिए कि कभी पानी है भगोने के अंदर रखो और ऊपर से ढक दो, पानी को पूरी तरीके से ढक दो और उसको गर्म करो। उसके बाद जब गर्म करने के बाद वही देखोगे तो क्या होगा, आपको नजर आएगा कि वो कुछ जो पानी होगा वो कम हो जाएगा, उतना पानी नहीं रहेगा जितना पानी पहले था। हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं कि वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया है, हमने पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। उसके बावजूद भी वो पानी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कुछ ना कुछ, या तो भगोना बड़ा हो गया, ठीक है, या तो कुछ समझ लो जादू मंत्र हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का फर्क टेम्परेचर पर पड़ता है। मतलब टेम्परेचर जो होता है वो, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन जो मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मास से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज होंगी मास से रिलेटेड वो क्या होंगी, टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। और जो वॉल्यूम से रिलेटेड हमारे पास होंगी वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है। अब इनको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बेसिस पे। अब मास से रिलेटेड कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से फिनोमेना मास से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से वॉल्यूम से होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, किसी का कॉन्सेंट्रेशन तो सोल्यूशन का कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहला आता है हमारे पास मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, W/W से भी लिखते हैं, ठीक है, W/W से लिखते हैं मास परसेंटेज को। अब W/W का मतलब क्या होता है कि इस W का मतलब भी वेट होता है, इसका मतलब भी वेट होता है, ठीक है। एक हमारे पास सोल्यूट का वेट होता है, एक सॉल्यूशन का वेट होता है, इस वजह से इसको W/W से भी क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो एक पहला क्वांटिटेटिव मेथड होता है सोल्यूशन का निकालने का, वो क्या होता है, मास परसेंटेज होता है, ठीक है। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब कभी किसी का फॉर्मूला बनाना हुआ करे, यहाँ पर बनाएंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मास परसेंटेज पूछा था तो सोल्यूट का मास कहाँ रखेंगे, ऊपर, और पूरे सोल्यूशन का मास कहाँ रख दीजिए, नीचे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हमको मास परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना है तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट हमने आपको बता ही दिया है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा, मास परसेंटेज निकल आएगा। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, ये जो फॉर्मूले सब लिख रहे हैं ये क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, तो क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूशन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट की, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसको हम V/V से लिखते हैं, जैसे इसको W/W से वेट लिखते हैं, इसे V/V से लिखते हैं इसको। इसका क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम का है ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर रखना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ रखना है, नीचे रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला, ये वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरी चीज आती है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, ये मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसको हम W/V से लिखते हैं। इसका यूज होता है मेडिकल लाइन में, कोई भी जैसे खांसी की सिरप आती है, कोई भी मतलब उससे लिक्विड वाली जो सिरप आती है, उसमें देखो पीछे लिखा होता है कि अल्कोहल W/V इतने %, ठीक है, ये सब इतने %। केमिकल के नाम इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं ना, वहां पर देखो इस तरीके से सिंबल दिए होते हैं W/V। तो इनका पूरा यूज जो होता है वो कहाँ पर होता है, मेडिकल लाइन में यूज होता है, ठीक है। वहां पर लिखा होता है मेडिकल लाइन में, यहाँ पर दवाइयां वगैरह ज्यादा बनती हैं, वहां पर यूज करते हैं इसको कि इतने बाई इतने ये % W/V अल्कोहल इतना मिला है। देखो खांसी की दवाई में अल्कोहल मिलता है, इस वजह से खांसी की दवाई पीने के बाद थोड़ा सा नींद आती है, तो ये इसमें यूज होता है, इसका फॉर्मूला नहीं कोई, ठीक है। चौथा हमारे पास होता है ppm, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स सोल्यूट के होते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो ppm इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के पर मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, डिवाइडेड बाई पार्ट्स पर मिलियन ऑफ
पर मिलियन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, किस सोल्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स सोल्यूट के हैं और कितने पार्ट्स सोल्यूशन के हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पीपी। पांचवी चीज जो आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ये एक्स की फॉर्म में इसको सिंबल होता है, इसको काई बोलते हैं। ठीक है, वो लोग काई बोलते हैं, वो लोग ची कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन काई, ये एक्स है हमारे पास, एक्स नहीं है काई है। ठीक है, ये सिंबल हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। और इस मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको समझते हैं जरा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है और इसकी रिएक्शन करवाने पर एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पी बन रहा है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट पी बनना है, इस रिएक्टेंट आर मान लो यहाँ पर, यहाँ से रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट पी बनना है, और हमने कहा कि इस रिएक्टेंट आर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। तो जिसका मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना होता है उसी के फॉर्म में इसको फॉर्मूले को पुट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला अगर एक्चुअली में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये सोल्यूट को नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपसे पूछा कंपोनेंट, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। अब ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा कि आर का बताइए कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो हमने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर। ठीक है, आर के जितने होंगे और नीचे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन हमारे पास होगा उसका रखेंगे नीचे। ठीक, तो इसका सिंबल से अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल को एन से डिनोट करेंगे और किसका रखना है, आर का। तो ऊपर आर का हो जाएगा और नीचे जो हमारे पास होगा पूरे सोल्यूशन का, जितना भी पूरा सोल्यूशन होगा, मान लीजिए पूरा सोल्यूशन बन करके तैयार हुआ पी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस पूरे का रखेंगे यहाँ पर। मतलब मान लीजिए कोई अगर ए और बी दो है हमारे पास, इसको हटा देते हैं, ए और बी मान लेते दो हैं, ए प्लस बी, ये गोइंग टू प्रोडक्ट बनाना है, ए और बी आपस में मिले हैं तब प्रोडक्ट बना है। तो अगर आपको ए का पूछा होता तो यहाँ पर एक बार कैसे देख लेते हैं, अगर यहाँ पर ए का पूछा होता, ए का, तो कैसे लगाते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पर भी ए लिखते, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए प्लस क्या कर देते हैं बी, पूरे सोल्यूशन कर देते हैं। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको काई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपका नंबर ऑफ मोल निकालना है उसकी वैल्यू, उसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और नीचे टोटल मोल सोल्यूशन के निकालेंगे। ठीक है, अब है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर और सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल कहाँ, नीचे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लिया था कि कोई ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, ए को बी में उठा करके मिला दिया तो एक प्रोडक्ट क्या बन गया, पी। ठीक, ए सोल्यूट बी सॉल्वेंट दोनों मिले तो क्या बना, सोल्यूशन। ओके, अब हम आपसे कहें कि ए का क्या करिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। तो ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको इसके नंबर ऑफ मोल कहाँ रखने होंगे, ऊपर, और पूरे सोल्यूशन के, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, तो टोटल मोल कहाँ रखने होंगे, नीचे। तो ऊपर मोल हो गया का सोल्यूट का और नीचे मोल का हो गया पूरे सोल्यूशन का। ठीक, अब अगर हम इसी में कहते हैं कि बी का भी निकालिए तो हम इसका फॉर्मूला क्या रखते हैं, ये लिख देते हैं, अब की बार नंबर ऑफ मोल किसके रख देते, ऊपर बी के और नीचे का है के सोल्यूशन के, Na प्लस Nb। एक तरीका ये है निकालने का, दूसरा तरीका क्या था निकालने का, दूसरा तरीका ये था कि आप एक में से नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। मतलब जो नंबर ऑफ मोल यहाँ से निकल के आएगा उसको एक में से क्या कर दो, माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो, तो बी का क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करिए या तो डायरेक्ट 1 में से इसका वाला क्या कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों के मोल फ्रैक्चर क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो एक बार हम कल फिर से इसको रिपीट करेंगे, आज भी केवल बेसिक चीजें बताई जा रही है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास चीजें आती हैं अगली चीज है नेक्स्ट, कहां तक हो गया, 5 6। अगली चीज आती है हमारे पास मोलारिटी। मोलारिटी मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ
मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी क्या है में लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम है, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि ये इसमें क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं अपनी जानकारी के लिए, अगर कहीं पर भी हमको सोल्यूट को डिनोट करना होगा जैसे हमके तो उसको 2 नंबर से डिनोट करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सोल्यूट को डिनोट करना है, ठीक है, जैसे हमको सोल्यूट का वेट डिनोट करना है तो सोल्यूट के वेट को हम कैसे W से वेट डिनोट करते हैं, और सोल्यूट का नीचे क्या लगा देंगे 2। अगर सॉल्वेंट होगा तो क्या लगा लेंगे 1, अपनी जानकारी के लिए, तो जो फार्मूला थोड़ा बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं, तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, टोटल वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन में आपको टोटल वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा और मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं बताएंगे भी, न्यूमेरिकल करवाएंगे तो टोटल वेट जैसे हमने आपसे कह दिया कि 50 ग्राम शुगर, ठीक है, 100 ग्राम वाटर के अंदर मिलाया गया है, तो 50 ग्राम हमने वेट आपको दिया है, वो टोटल वेट शुगर का। तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर निकालने हो तो क्या करेंगे, 50 ग्राम आपको वेट दिया है शुगर का, तो टोटल वेट कितना हुआ 50, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो C12H22O11 फार्मूला पता है, वहां से इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट आगे निकालना बताएंगे कैसे निकलता है। तो ये टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए अब हम यहाँ फार्मूले अपने आते हैं इसके, तो मोलारिटी M इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो टोटल वेट का रखना होगा सोल्यूट का, और सोल्यूट को हम कौन से नंबर से डिनोट करते हैं, 2 नंबर से, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया टोटल वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट को M से डिनोट करेंगे और सोल्यूट का है तो कैसे लिखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो होगा नीचे ही, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे V से, वो भी क्या है में लीटर। ये समझ में आ गया, ठीक। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी मोलर, मोलरिटी है तो मोलर, ठीक। दूसरी क्या हो सकती है और करके क्या लिख सकते हैं, ये तो मोल है तो इसकी तो मोल हो जाएगी, और वॉल्यूम लीटर में तो वॉल्यूम मोल पर क्या हो जाएगी लीटर, तो 2 इसकी यूनिट होगी, एक मोलर और दूसरी मोल पर लीटर, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं मोलारिटी क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी क्या है में लीटर में। अगर आपको ml में दिया है तो ऊपर 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं, टोटल वेट, मतलब जो गिवन वेट आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर वो टोटल वेट और डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, और ये फॉर्मूला। तो हमने क्या कहा था कि टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ सोल्यूट का, तो हमने क्या कहा सोल्यूट को हम 2 नंबर से डिनोट करेंगे, सोल्यूट के किसी भी क्वांटिटी को नीचे 2 लगा करके डिनोट करेंगे, जैसे वेट है तो 2, मॉलिक्यूलर वेट है तो M2, तो W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, ये वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होगी मोलर, और इसकी क्या होगी मोल पर लीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे, न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल करवाएंगे तो और क्लियर कर देंगे। उसके बाद आती है मोलारिटी, अगली क्वांटिटी हमारे पास 7 नंबर मोलारिटी। ध्यान रखिएगा वो मोलारिटी थी, R था, इसमें L है, मोलारिटी, ठीक। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल M से, इसको स्मॉल m से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो वही रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वो भी क्या है में किलोग्राम में, ठीक। मतलब देखिए इसमें सब में सोल्यूशन का नीचे, देखिए इसमें क्या है सॉल्वेंट है, ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट रखेंगे नीचे, लेकिन मास किसका रखेंगे सॉल्वेंट का। अच्छा मास है तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि मास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी होगी
टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम में रहती है। अब वही चीज है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपको निकालना आता ही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास को कहां से लिखते हैं, W से, सॉल्वेंट के कौन से नंबर से डिनोट किया था, 1 से, और भी कहां से, किलोग्राम। ठीक, अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर थी उसकी, तो इसकी क्या हो जाएगी, मोलर। ठीक, या तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये तो मोल हो जाएगी ऊपर, मोल, और नीचे क्या है, किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। तो ये हो गई हमारे पास मोलारिटी। तो आपको क्या क्या चीजें बताएंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, सोल्यूशन के बारे में बताया, जिसमें मोल कंसेप्ट बताया। सोल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस और कोलॉइडल। जिनके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटे होमोजीनियस, जिनके 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में वो कोलॉइडल, जिनके 1000 नैनोमीटर से ज्यादा वो हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस सोल्यूशन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, एक बार मिल जाएंगे तो दोबारा अलग नहीं किया जा सकते सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विधियों के द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। और जो हेटेरोजीनियस सोल्यूशन होते हैं उनको आप थोड़ी देर के लिए मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद वो सबको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल। ठीक है, और आगे क्या बताया था, उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था कि ये सॉल्यूशन जो होते हैं किसी भी तरीके के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड गैस का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन बताया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या बताया, कॉन्सेंट्रेशन 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। तो हमने क्या कहा कि क्वालिटी देकर के आप नहीं बता सकते किसी की क्वांटिटी, तो क्वांटिटेटिव मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। ये किस तरह के, 2 तरीके के, कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे जो मास से रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसपे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और कुछ हमारे पास वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वांटिटीज होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था, क्वांटिटेटिव मेथड कुछ कैलकुलेट करने के लिए बताया था। जैसे मास परसेंटेज हो गया, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, सॉल्यूशन का मास नीचे। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। ठीक है, इसी तरीके से पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन बताया था, जैसे सॉल्यूट के पार्ट्स पर मिलियन ऊपर और सॉल्यूशन के कहां, नीचे। मोल फ्रैक्शन बताया था, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल कहां, सॉल्यूशन नीचे। उसके बाद मोलारिटी बताई, मोलारिटी का मैं क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी में क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कहाँ होगा, नीचे, किलोग्राम में होगी। ठीक है, अगर किलोग्राम में नहीं दिया, ग्राम में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बाकी फॉर्मूले हमारे पास सबकी यूनिट हमने बता दी। ठीक है, आज बेसिक चीजें केवल इतना ही, आगे की जो बातें होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अगर कोई दिक्कत आपको आती है इससे रिलेटेड, जो डिफिनेशन बताएंगे, जो फॉर्मूले हैं, तो आप हमको कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत न्यूमेरिकल जो होगी, कल हम आपको न्यूमेरिकल इसके करवाएंगे कुछ, तो न्यूमेरिकल आपको कैसे होते हैं, वो फॉर्मूला कहाँ से यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, वो सब हम आपको इसमें बताएंगे। ओके, बाय।